तैयारी आप लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको आपके कोर्स जो कि आपका सेकंड सेशन में आएगा यानी कि इस एग्जाम में आएगा उसका एक बहुत शॉर्ट रिवीजन देने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। 2-3 प्रश्न मैं आपको बताऊंगी जिनको आप ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिएगा, आपको बहुत सहायता मिलेगी। देखिए हम शुरू करते हैं इसको। पहला पार्ट जो मैंने लिया है वो है झेन की देन। इसका पहला प्रश्न, जापान के लोग किस प्रकार के रोग से ग्रस्त थे और क्यों? उत्तर आपको पता है, जापान के 80% लोग मानसिक रोगी हैं, क्योंकि जीवन की रफ्तार बढ़ गई है जिसके कारण उन्हें मानसिक तनाव हो जाता है और मानसिक तनाव बढ़ जाने के कारण ही वो मानसिक रोगी हो गए हैं। इसी में दूसरा प्रश्न, टी सेरेमनी में 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता? टी सेरेमनी में शांति मुख्य बात होती है और शांति बनाए रखने के लिए 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। इसी का तीसरा प्रश्न, टी सेरेमनी को जापानी भाषा में क्या कहा जाता है और चाजीन किसे कहते हैं? देखिए, टी सेरेमनी को जापानी भाषा में चा नो यू कहा जाता है और चाय बनाने और पिलाने वाले व्यक्ति को चाजीन कहते हैं। हमारा दूसरा पाठ है कारतूस। देखिए उसके प्रश्न, वजीर अली के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वजीर अली ने अपनी बहादुरी, साहस और निडरता और उदारता की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की कि उसकी गिरफ्तारी के लिए जंगल की खाक छानने वाला कर्नल कॉलिंज भी उसे एक जाबाज सिपाही की पदवी देने से स्वयं को नहीं रोक सकता। इसी के लिए दूसरा प्रश्न, सादत अली कौन था? वजीर अली को वह अपना दुश्मन क्यों मानता था? सादत अली आसिफुद्दौला का भाई था और आसिफुद्दौला का कोई लड़का नहीं था। इस कारण से अवध का तख्त सादत अली को मिलता, किंतु वजीर अली का जन्म हो गया और उसके जन्म होने से उसके चाचा की इच्छा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो अपने भतीजे को अपना दुश्मन मानने लगा। अंग्रेजों ने सादत अली का साथ क्यों दिया? वजीर अली सादत अली और अंग्रेजों का दुश्मन था। अवध के तख्त पर बैठने के लिए सादत अली ने अंग्रेजों के साथ दोस्ती कर ली। वो एक विलासी व्यक्ति था। उसने अपनी आधी जायदाद और 10 लाख रुपए अंग्रेजों को दे दिए। जरा विचार तो कीजिए कि उस समय के 10 लाख आज के कितने हो गए। इसी का नेक्स्ट प्रश्न है, वजीर अली ने कंपनी के वकील को क्यों मारा? वजीर अली ने कंपनी के वकील को इसलिए मारा क्योंकि वकील ने वजीर अली की शिकायत की परवाह न करके उसी को बुरा भला कहा था। तो ये हो गए हमारे गद्य के 2 लेसन। अब हम अपनी कविताओं की तरफ चलें अगर, तो पर्वत प्रदेश में पावस। देखिए इसके लिए पहला प्रश्न, झरनों के सुंदर दृश्य का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरनों की बूंदें जब इधर उधर बिखरती हैं तो मनुष्य की रग रग में एक नशा सा छा जाता है और उसकी भावनाएं आंदोलित होने लगती हैं। तरवर की उपमा किससे दी गई है और क्यों? जिस प्रकार महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऊंचा और ऊंचा बढ़ने की कोशिश करता है, वैसे ही पेड़ भी ऊंचे से ऊंचे उठकर आकाश की ऊंचाई को नाप लेना चाहते हैं, अर्थात सारे रहस्यों को जान लेना चाहते हैं। अचानक पर्वत बादलों के पंख लगाकर उड़ गया, कवि ने ऐसी कल्पना क्यों की है? बादलों ने पर्वत को अचानक पूरा ढक लिया था, जिससे पर्वत का दिखलाई पड़ना असंभव हो गया था। इसलिए कवि ने ऐसी कल्पना कर डाली कि पर्वत बादलों के पंख लगाकर कहीं उड़ गया। धस गए धरा में सभय शाल का आशय लिखिए और बताइए कि इंद्र का यान कैसा है। बादलों की अधिकता के कारण धरती पर खड़े शाल के वृक्षों का कहीं पता नहीं चल रहा। ऐसा लगता है कि वो धरती में गड़ गए हैं और इंद्र का यान बादलों का यान है। पर्वत पर झरते हुए झरने और ऊंचे वृक्षों पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा के मौसम में झरने दुगने वेग से बहने लगते हैं और उनके कल कल के स्वर को देखकर ऐसा लगता है मानो पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। झरते हुए झरने अपनी सुंदरता से लोगों की रग रग में उत्तेजना भर देते हैं। झरनों का जल जहां गिरता है वहां जल में झाग बनने लगते हैं और झरनों को झरते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो सफेद मोतियों की लड़ियां धरती पर गिर रही हैं। अगली कविता हमारी मनुष्यता है। उसके लिए पहला प्रश्न, मनुष्य और पशु में बड़ा अंतर क्या है? पशु जगत अपने लिए जीता है, उसे केवल अपना पेट भरने के लिए चिंता होती है। सच्चा मनुष्य दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के सुख दुख भूख प्यास को वो अपना सुख दुख और भूख प्यास समझता है। बच्चों मैं अक्सर ये कहती हूँ कि चलिए हम आप पढ़ते हैं, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रही हूँ। सरस्वती के बखान से कवि का क्या आशय है? सरस्वती के बखान से आशय है,
साहित्य में चर्चित होना। उदार व्यक्ति काव्य, महाकाव्य, कथा साहित्य आदि का नायक बनता है। संचार माध्यमों में भी उसकी चर्चा बनी रहती है। कवि की दृष्टि में उदार कौन है? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के काम आता है, दूसरों की सेवा करता है, कवि की दृष्टि में वही उदार व्यक्ति है। कवि की दृष्टि में दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यहीन कौन है? जो व्यक्ति स्वयं को अनाथ मानकर दुखी और व्याकुल हो, जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो, वो आदमी दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यहीन है। ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, यानी कि कवि कहते हैं। मनुष्य को क्या सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए? अक्सर मनुष्य ये सोचकर बैठे रहते हैं कि मुझे अकेले से क्या काम बनेगा। कवि की दृष्टि में ये सही नहीं है। अकेले मनुष्य को भी दूसरों की सहायता के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। कहते हैं ना, एक चलता है तो अनेक पीछे चलते हैं। कवि मनुष्य को क्या प्रेरणा देता है? जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करना चाहिए। मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट कविता हमारी है, कर चले हम फिदा। किन परिस्थितियों में देशभक्त सैनिकों ने शत्रुओं से लोहा लिया? युद्ध स्थल काफी ऊंचाई पर था, जहां भारी सर्दी के कारण सैनिकों की रक्त शिराएं जमने लगी थी। सांस लेना तक कठिन था, किंतु ऐसी स्थिति में भी शत्रु से लोहा लेने के लिए वो आगे बढ़ते चले गए। कवि ने शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करने की प्रेरणा दी है? कवि शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। यदि शत्रु प्रहार करता है तो हमें भी अपनी पूरी शक्ति के साथ शत्रु पर प्रहार करना चाहिए। उसे मिटाने के लिए स्वयं भी मिटने और मरने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो ये हमारी हो गई स्पर्श, उनके स्पर्श के 5 पाठ। अब हम देखते हैं संचयन के 3 पाठ के छोटे छोटे से प्रश्नोत्तर। पहला लेते हैं, हरिहर काका। ठाकुरबाड़ी से आने के बाद हरिहर की ज्यादा सेवा क्यों होने लगी? हरिहर काका के साथ उनके सगे भाइयों का व्यवहार 2 बार बदला। पहली बार जब उन्हें ठाकुरबाड़ी से लाया गया था, घर आकर भाइयों ने उनकी खातिरदारी की, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, बल्कि कहना चाहिए बढ़िया भोजन की व्यवस्था की। उस समय भी वे मन ही मन काका की जमीन हड़पने की तैयारी में लगे थे। जब काका ने अपने हिस्से की जमीन भाइयों के नाम लिखने से इनकार कर दिया, तब उनका व्यवहार पुनः बदल गया। वे उन्हें जान से मारने पर उतारू हो गए। भाइयों ने कोरे कागज पर जबरन अंगूठा भी लगवा लिया। हरिहर की चरित्र चित्रण कहानी के आधार पर कीजिए। हरिहर काका के चरित्र की बहुत सी विशेषताएं हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, संस्कारशील थे, सहनशील थे और ममतालु थे। हरिहर काका की यदि दोनों पत्नियां जीवित होती तो परिवार के सदस्यों के साथ उनके संबंध कैसे होते? उनका दुर्भाग्य था कि उनकी दोनों पत्नियां बिना संतान उत्पन्न किए स्वर्ग सिधार गई। यदि पत्नी और बच्चे होते तो उनका भी दूसरे भाइयों की तरह भरा पूरा परिवार होता जो उनकी देखभाल करता। उन्हें कोई मानसिक कष्ट न झेलना पड़ता और जीवन सुखी हो जाता। भाइयों से संबंध अच्छे होते क्योंकि संपत्ति का झगड़ा उत्पन्न ही न होता। सपनों के से दिन के अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। लेखक के जीवन में ननिहाल की कौन सी यादें बसी हुई हैं? पाठ के आधार पर बताएं। लेखक ननिहाल में खूब खाता खेलता था। नानी उसे बहुत प्यार करती थी। ननिहाल के गांव के छोटे से तालाब में जाकर नहाता था। नानी उनका उदाहरण देकर घर के बच्चों को भी समझाया करती थी। इस प्रकार लेखक के जीवन में ननिहाल की यादें समाई हुई हैं। इसी का अगला प्रश्न देखिए। अंग्रेजों ने नाभा की सत्ता किस प्रकार हथियाई और अंग्रेजों ने अपनी फौज के लिए सैनिक किस प्रकार जुटाए? अंग्रेजों ने 1923 यानी कि 1923 में नाभा की रियासत के राजा को गिरफ्तार कर लिया। राजा की मौत तमिलनाडु में हो गई। राजा का बेटा विलायत में पढ़ रहा था, अतः पीछे से रियासत पर अंग्रेजों का हुक्म चलने लगा। अंग्रेजों को अपनी फौज के लिए स्थानीय युवकों की जरूरत थी, इसलिए वो गांव-गांव जाकर नाटक नौटंकी करते। इसमें वे फौज की नौकरी के फायदे बताते और लोगों में लोभ जगाते ताकि वो फौज में भर्ती हो जाएं। तीसरा पाठ आपका, टोपी शुक्ला। इफ्फन की दादी का हर शब्द टोपी के लिए महत्वपूर्ण क्यों था? इफ्फन की दादी टोपी से भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि दोनों की बोली ही नहीं मन भी एक जैसे थे। यही कारण है टोपी इफ्फन की दादी की एक एक बात को ध्यान से सुनता और याद रखता था। टोपी की पढ़ाई में क्या क्या बाधाएं आती हैं, समझाएं। टोपी की पढ़ाई में बहुत सी बाधाएं आई, जैसे जब भी वो पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई ना कोई काम निकल आता।
राम दुलारी को भी उससे ही सब चीजें मंगवानी होती थी। दूसरे साल उसको टाइफाइड हो गया। तीसरे साल पिता चुनाव में खड़े हो गए। घर में पढ़ाई का माहौल नहीं रहा। पिता के चुनाव हार जाने के बाद घर में सन्नाटा पसरा, तब जाकर वो बेचारा कहीं पास हो सका। तो बच्चों, ये था आपका पूरा सेकंड सेशन में आने वाला वो कोर्स जिसके सारे प्रश्न मैंने जो बताए हैं वो आपके बुक में नहीं है। उसके अलावा कुछ प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जिसे मैं अतिरिक्त या एक्स्ट्रा प्रश्नोत्तर के नाम से आपको दे रही हूं। इनको सबको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ सारा कोर्स आपका तैयार हो चुका होगा। बस अब आपको एग्जाम का इंतजार है कि कब आपकी परीक्षा हो और आप सब लिख आएं और अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। मेहनत करते रहिए। थैंक यू।